आज का ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MP टास स्कॉलरशिप के बारे में। MP टास स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा SC, ST एवं OBC के छात्रों को दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए OTR करना ज़रूरी है, और हम साथ ही इस बात की चर्चा भी करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में हमें कितना अमाउंट दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से बातों को समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि MP टास स्कॉलरशिप क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं। साथ ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके अलावा हम समझेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि क्या इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा OTR। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले समझते हैं कि MP टास स्कॉलरशिप आखिर होती क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि MP टास का जो फुल फॉर्म होता है वो है कि मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम। तो यही वो ऑटोमेशन सिस्टम है जो मध्य प्रदेश में SC, ST एवं OBC के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है। यह योजना खास तौर पर SC, ST एवं OBC के छात्रों को प्रदान की जाती है, और इस स्कॉलरशिप का मकसद है कि कोई भी छात्र पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में अधूरा ना छोड़े। ठीक है, इसलिए सरकार द्वारा ये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है कि पैसों की कमी की वजह से आपको अपनी पढ़ाई बीच में ही ना छोड़नी पड़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल होते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको MP टास स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ही है। और उसके बाद में आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और इतना अगर आप हैं तो उसके बाद आपकी परिवार की आय की जो सीमा होनी चाहिए वो 6 लाख से कम होनी चाहिए अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 3 लाख से कम होनी चाहिए यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर आप SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पिताजी या आपके परिवार की आय 6 लाख से कम होनी चाहिए, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पिताजी की या परिवार की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि हर साल ये जो लिमिट होती है ये थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये आय 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो जाए, ठीक है, या कुछ कम हो जाए। और उसी तरीके से OBC कैटेगरी के लिए भी ये आय जो होगी 1-2 लाख आगे पीछे होती रहती है। तो ये बहुत ही कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा, और अगर आपका स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होना है तो पोर्टल में ही आपको मैसेज दिख जाएगा कि आपके परिवार की आय ज़्यादा है इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अप्लाई करिएगा, ठीक है, आपके पास आय प्रमाण पत्र तो होगा ही, है ना, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 10वीं पास करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज में पढ़ना आवश्यक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 10वीं के बाद कॉलेज में पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, हम बिल्कुल 10वीं के बाद कॉलेज में पढ़ सकते हैं। 10वीं के बाद में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं, और उस डिप्लोमा कोर्स में आप MP टास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है तब तो आपको 12वीं पास करना पहले ज़रूरी होगा। ठीक है, लेकिन 10वीं पास करने के बाद आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के बाद MP टास स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आपको एमपीटास स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको OTP भेजा जाएगा और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा उस OTP का उपयोग करके। उसके अलावा आपके पास समग्र ID होनी चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन आपके नाम का नहीं, आपके पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कई छात्र अपने नाम का आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जो कि गलत है। आय प्रमाण पत्र आपके गार्जियन का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इस बात के सबूत के लिए। उसके अलावा पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए, मतलब बैंक अकाउंट आपके नाम का ही होना चाहिए। ठीक है, जो छात्र है उसके नाम का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप एमपीटास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमपीटास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करा लीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ओके, उसके बाद में सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत सारे छात्रों के पास नहीं होता है, वो है एडमिशन लेटर और फ़ी रसीद। क्योंकि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा, वो भी आपको अपलोड करना रहेगा, और साथ ही आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसकी फ़ीस रसीद, उसकी फ़ीस की रसीद भी आपको अपलोड करनी रहेगी। इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आप ज़रूर बहुत ध्यान से संभाल के रखिएगा, या तो अपने कॉलेज से प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, एमपीटास में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा। तो स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप अमाउंट आपके कोर्स, कॉलेज मतलब कि सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस पर निर्भर करता है। हालांकि अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर या ब्रॉड वे में बताना चाहूँ तो जो स्कॉलरशिप होती है ना, एमपीटास स्कॉलरशिप, ये डिपेंड करती है आपके ट्यूशन फीस पर। ठीक है, आपके कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी कॉलेज की पूरी फीस में एक पोर्शन होगा ट्यूशन फीस का। ठीक है, तो आपकी कॉलेज की जो भी ट्यूशन फीस है, ठीक है, वो तो आपको पूरी वापस होगी ही इस स्कॉलरशिप में, और साथ ही आपको कुछ मंथली अलाउंस भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मतलब आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा वो आपका ट्यूशन फीस प्लस कुछ और अमाउंट होगा, दोनों मिला के आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो आपकी ट्यूशन फीस जो भी हो, तो आप ये देखिएगा कि जो भी ट्यूशन फीस है उससे ज़्यादा ही आपको स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, अब कितनी ज़्यादा आएगी ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे, आपके कॉलेज पे, आपकी कैटेगरी पर। ठीक है, लेकिन ये गारंटी है कि आपके ट्यूशन फीस से ज़्यादा आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ओके, तो ये है स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि आपको मिलेगी जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद अब अगला जो मेन क्वेश्चन है वो है कि क्या एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तो अगर आप 2025-26 में अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ, ये इस साल कंपलसरी कर दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक OTR नंबर मिलेगा, उस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी आपको एमपीटास पोर्टल में। ठीक है, तो आप पहले एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद में आप एमपीटास पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आवेदन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एनएसपी पोर्टल पर जाएंगे। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएंगे, ये वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अपना OTR प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको OTR मिल जाता है उसके बाद में आप एमपीटास पोर्टल ओपन करेंगे और वहाँ पे अपना आप नया अकाउंट या न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। ठीक है, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समग्र ID और आधार eKYC के साथ आपका जो प्रोफाइल होगा वो बनेगा। उसके बाद में आप अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को। उसके बाद में एक 7th स्टेप और होना चाहिए। 7th स्टेप ये है कि जब आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया एमपीटास पर, तो उसके बाद में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं किसमें, एमपीटास में,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आप जाके अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जमा कराइए, क्योंकि जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उस हार्ड कॉपी को जमा करेंगे तभी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका स्कॉलरशिप जो है वो अप्रूव किया जाएगा, ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चलिए इतना समझने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, हम इसे कैसे ओपन करते हैं, और एमपी टास्क पोर्टल क्या है, हम इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं एनएसपी पोर्टल, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है। और जैसे ही आप एनएसपी पोर्टल टाइप करके आप एंटर करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट दिख जाएगी। देखिए लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट दिख जाएगी। और आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिखेगा कि गेट योर OTR, मतलब अपना OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ से प्राप्त कीजिए, ठीक है। OTR जो है 14 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, जो कि आपके आधार के एनरोलमेंट के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो आप अपना OTR प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखेगा। इस पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको जो फिर गेट OTP करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में OTP आएगा, आप OTP यहाँ पे डालिए और ये सब कैप्चा वगैरह डाल के आप प्रोसीड करिए। उसके बाद में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सब डिटेल आपसे मांगा जाएगा, आपकी जानकारी बेसिकली मांगी जाएगी। और जब सब जानकारी जब आप दे देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसको आप OTR कहते हैं। उस नंबर को आप संभाल के रखिएगा। वो नंबर आपको भविष्य में जो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उस नंबर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जब आप NSP पर अपना OTR प्राप्त कर लें तो आप फिर गूगल में जाइएगा और लिखिएगा MP टास्क पोर्टल, ठीक है। जैसे गूगल में यहाँ पे MP टास्क पोर्टल आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ये सबसे ऊपर में वेबसाइट दिख जाएगी, MP टास्क स्कॉलरशिप पोर्टल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से MP टास्क की वेबसाइट खुल जाएगी। और आप यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अकाउंट नहीं है, मतलब आपके पास अकाउंट नहीं है क्योंकि आप पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए दिख जाएगा कि नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, ठीक है, मतलब आप न्यू बेनिफिशियरी आप हैं और अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद में ये पॉपअप आएगा, आप चाहें तो इस पॉपअप को पढ़ सकते हैं, ज़रूर जानकारी है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में टिक करके आप आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे आपको अपनी समग्र ID डालनी पड़ेगी। OTP आपको मिलेगा, OTP आप एंटर करिए और जो भी समग्र में आपकी डिटेल होंगी वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ डिटेल बच जाएंगी जिसको आप खुद से फिल कर सकते हैं और फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप अपने जो हार्ड कॉपी जो आपने यूज़ की है अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके आप हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट करा दीजिए और आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको PDF चाहिए, जिस PDF से मैंने आपको अभी सब कुछ बताया, ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने क्या किया है, इस PDF को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए मेरे आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे आप तो यहाँ पे ये आपको जो मोर दिखेगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ये गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में और इसमें आपको बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आपके सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा देखिए स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं जो भी स्कॉलरशिप की डिटेल मेरे पास होगी मैं वीडियोस बना के इसमें PDF जो है वो डालता रहूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है और आपको बार बार वीडियो पर स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।